हेलो बुल ट्रैकर्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मार्केट चर्चा। दोस्तों, आज के इस पावर पैक्ड एपिसोड में हम बात करने वाले हैं यूएस डेट सीलिंग और उसके बाद हम बात करने वाले हैं रिसेशन फेयर्स और उसका मार्केट पर क्या इम्पैक्ट होगा। साथ में एज यूजुअल हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के की लेवल्स के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम यूएस डेट सीलिंग के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, इस पर मैंने कई वीडियोस बनाए हैं और कई वीडियोस में इसके बारे में बात किया है और अब तक हम सब लोग ये सोच रहे थे कि शायद ये एक छोटी मोटी प्रॉब्लम है जो अपने आप में ही रिजॉल्व हो जाएगी। लेकिन दुनिया के सबसे पावरफुल देश के सबसे पावरफुल आदमी अगर ये कहता है कि आई एम नॉट श्योर कि यूएस डिफ़ॉल्ट से मैं बचा पाऊंगा, तो आप इसका क्या मतलब निकालेंगे। तो बाइडेन ने कहा है आई कैनॉट प्रॉमिस यूएस वोट डिफ़ॉल्ट। और ये खबर जो है पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही चिंता की खबर है। दोस्तों, मैंने आपके साथ पहले भी वीडियो में शेयर किया है कि यूएस बॉन्ड्स हर दिन करीब $500 बिलियन वर्थ की ट्रेडिंग यूएस बॉन्ड्स में होती है। और कई एनालिस्ट लोगों ने कहा है कि अगर यूएस डिफ़ॉल्ट करेगा तो कम से कम 20% मार्केट में गिरावट हो सकती है, 4% यूएस की जीडीपी गिर सकती है और 4 मिलियन जॉब्स का लॉस हो सकता है। और यूएस में अगर ये होता है तो दोस्तों पूरी दुनिया में इसका नुकसान होगा। तो इस सिचुएशन पर कैसे यूएसए पहुंच गया, इसके बारे में मैंने एक डिटेल्ड वीडियो आपके साथ शेयर किया है। और आज प्रेसिडेंट बाइडेन ने ये कहा है कि जो अपोजिशन पार्टी है यूएस की रिपब्लिकन्स, वो उसकी क्रेडिबिलिटी को डैमेज करने के लिए जो है इसको इस डेब्ट सीलिंग को बढ़ाने के लिए जो है वो नहीं राजी हो रहे हैं। और दोस्तों, मैंने आपके साथ ये भी शेयर किया था कि कई लेवल्स पर नेगोशिएशंस चल रही थी और पिछले वीकेंड तक भी ऐसी होप जताई जा रही थी कि शायद जो है टॉक सक्सीड हो जाए और उन्हें उस सीलिंग को बढ़ाने की इजाज़त दी जाए। लेकिन अब वो टॉक्स पूरी तरीके से फेल हो गए हैं। तो अब इसका आखिरी रास्ता क्या है? 14th अमेंडमेंट। और 14th अमेंडमेंट एक स्पेशल राइट होता है जिसको यूज़ करके अगर यूएस प्रेसिडेंट चाहे तो वो डेट सीलिंग को बढ़ा सकते हैं। तो 14th अमेंडमेंट का जो मतलब होता है, ये होता है कि जो नेशनल डेट होता है वो वहाँ के सिटीजन्स और लोगों के जो फ़ायदे के लिए लिया जाता है, तो उस पर आप क्वेश्चन मार्क नहीं रेज कर सकते। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि ये अनटेस्टेड है। यूएस की हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि 14th अमेंडमेंट को यूज़ करके सीलिंग को बढ़ाया गया है। तो क्या ये हो पाएगा? क्या इसकी जो वहाँ के जो सुप्रीम कोर्ट है इजाज़त देगा? इस पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, ऐसा खुद प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा है। और साथ ही जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है येलेन, उनका भी ये कहना है कि ये एक अनटेस्टेड लीगल चीज़ है और ये सक्सीड होगी या नहीं होगी, क्योंकि टाइम जो है वो निकलता जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि 1 जून तक इस पर हमें जो है पूरी क्लैरिटी चाहिए, सीलिंग को बढ़ाना है और 1 जून के बाद वो अपनी जो है किसी भी तरीके की पेमेंट जो यूएस गवर्नमेंट करता है वो नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होंगे। दोस्तों, मैंने आपके साथ ये भी शेयर किया था कि दरअसल वो जो सीलिंग है वो इस साल के जो फर्स्ट मंथ जनवरी में ही एक्सीड हो गई थी और उसके बाद कुछ जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स को यूज़ करके गवर्नमेंट को कुछ महीनों की रियायत दी गई थी। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि जून तक नेगोशिएशंस हो जाएंगी और ये सीलिंग दोबारा से बढ़ जाएगी। लेकिन अपोजिशन पार्टी वहाँ की जो है इसको बढ़ने को नहीं दे रही है और इस वजह से एक मार्केट में नर्वसनेस बनी हुई है। हम में से ज़्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ जब पास्ट में नहीं हुई है तो हम उसे इतनी आसानी से मानने को तैयार नहीं होते हैं। तो इस पर नज़र बनाए रखिएगा, क्योंकि इस पर एक अगर किसी भी तरीके से यूएस डिफ़ॉल्ट करता है तो मार्केट में उसका एक नी जर्क रिएक्शन हमें देखने को मिल सकता है और ये एक रिसेशन की सिचुएशन भी क्रिएट कर सकता है। तो रिसेशन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो रिसेशन जो है हमने अगर पिछले कई सालों में हम देखें तो हमने 2001 में रिसेशन देखा और 2007 के आसपास रिसेशन देखा। हर 10-12 साल के बाद रिसेशन आता है और ऐसा इसलिए होता है कि जो दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स हैं वो कैपिटल इन्फ्यूज़ करती हैं इकॉनमी को ग्रो कराने के लिए और ग्रो कराते कराते वो इकॉनमी जो होती है वो ओवर हीटेड हो जाती है और जब ओवर हीटेड हो जाती है तो उसे कूल डाउन करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया जाता है, जो कि अक्सर रिसेशन क्रिएट करता है। तो ये एक साइकिल है कि आप इकॉनमी में पैसा पंप करते हैं ग्रोथ को फ्यूल करने के लिए और जब इकॉनमी ज़रूरत से ज़्यादा ओवर हीटेड हो जाती है तो फिर वहाँ से
कैपिटल को सक किया जाता है ताकि इकॉनमी थोड़ा कूल डाउन हो, और उस कूल डाउन के चक्कर में अक्सर वो इन्फ्लेशन के कगार पर आ जाती है। और दोस्तों हमने देखा कि एक बार फिर हमें जब कोविड आया 2020 में, तो दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स ने काफ़ी सारा पैसा इकॉनमी में पंप किया ताकि एक ग्रोथ को बूस्ट दिया जाए, और वही ग्रोथ जो है अब एक तरीके से दुनिया भर के गवर्नमेंट्स के लिए और कंट्रीज के लिए और इकोनॉमीज के लिए एक तरीके का बोझ बन गया है, और इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाकर उसे कम किया जा रहा है। तो रिसेशन के जो फियर्स हैं वो जेन्युइन है, और उसकी 3 वजहें बताई जा रही हैं। और वो 3 वजह क्या है? हाई इंटरेस्ट रेजिम। दोस्तों अभी हम पिछले जो साइकिल में हमने देखा कि थोड़ा जो ऐसा कहा जा रहा है कि रेट्स अब नहीं बढ़ाएंगे, आरबीआई ने भी जो है एक तरीके से फ्रीज लगा दिया है, लेकिन ध्यान रहे कि इंटरेस्ट रेट्स अभी कम नहीं हुए, अभी भी हम हाई इंटरेस्ट रेजिम में जी रहे हैं। जो इंटरेस्ट रेट्स आज से 2 महीने 3 महीने पहले थे हाई इंटरेस्ट रेट्स, वो आज भी मौजूद है, और ये कब तक रहेंगे ये कहा नहीं जा सकता। अगर रेट्स नहीं भी बढ़ाए जाए तो इन रेट्स जो ये हाई रेट्स हैं ये इकॉनमी को पेन देती रहेगी। और दूसरा जो कारण है हाई इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन भी अगर आप देखिए तो उसमें कोई कमी नहीं हुई है, उसकी ग्रोथ की रफ्तार में थोड़ी सी कमी हमें बेशक दिख जाए, लेकिन इन्फ्लेशन अभी भी कम नहीं हुआ है, और इतने जल्दी कम होने की भी उसकी कोई संभावना नहीं है। और तीसरा कि इन सब के बावजूद भी आप देखिए तो इकॉनमी, खास करके यूएस इकॉनमी के जॉब्स के नंबर, ग्रोथ के नंबर्स बढ़ते ही जा रहे हैं, और जब तक इकॉनमी, जॉब्स, मनी सप्लाई बढ़ता रहेगा तब तक जो है इंटरेस्ट रेट्स कम नहीं होंगे। तो इन तीनों कारणों से ऐसा कहा जा रहा है कि रिसेशन आएगा। और कभी कभी तो ऐसा भी सोच के लगता है कि ये जो सारा डिफ़ॉल्ट का ड्रामा चल रहा है, कहीं ये तो नहीं कि यूएसए जानबूझकर डिफ़ॉल्ट करना चाहता है, क्योंकि उसके पास एक एक्सक्यूज़ है कि भाई हमारी सीलिंग नहीं बढ़ पाई, इस वजह से हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम लोगों को पे नहीं कर पाएंगे। और उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है कि पूरी जो इकॉनमी क्रैश हो जाएगी, और एक झटके में जो है इन्फ्लेशन नीचे आ जाएगा। तो ये भी एक कई लोगों की थ्योरी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यूएसए जानबूझकर ऐसा करना चाहता है। आपकी इस पर क्या राय है, ज़रूर अपना व्यू हमारे साथ शेयर करिए। तो आइए दोस्तों आप थोड़ा मार्केट की बात करते हैं और देखते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी के लेवल्स के बारे में बात करने से पहले आइए पहले थोड़े ऑप्शंस मार्केट के डिटेल्स देखते हैं, वहाँ पर क्या चल रहा है। तो सबसे पहले आइए हम थोड़ा ऑप्शन चेन को देखते हैं, वहाँ पर क्या चल रहा है। तो ये जो स्ट्राइक है ये 18,200 है, और ये आपका 18,100, ये 18,000 है। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि 18,000 में एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, क्योंकि बहुत बड़ा पुट का एक ओपन इंटरेस्ट है। दोस्तों अगर आप ये वीडियोस नया देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि जो ग्रीन बार्स है ये पुट के ओपन इंटरेस्ट हैं, और जो रेड बार्स हैं वो कॉल के इंटरेस्ट है। तो पुट बार्स जो होते हैं ये बेसिकली सपोर्ट को इंडिकेट करता है, क्योंकि पुट सेलर बुलिश होता है, और रेड बार्स जो होते हैं वो कॉल सेलर्स को इंडिकेट करता है, और कॉल सेलर्स जो है बेरिश होता है। तो हमारी जो बुलिश पोजीशंस 18,000 पे बहुत स्ट्रांगली पोजीशंस बनी हुई हैं, और बुल्स वहाँ पे डटे हुए हैं। 80,200 पे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग पोजीशंस बुल की बनी हुई है। लेकिन अगर आप इसको देखिए 18,300, यहाँ पर नेक टू नेक फाइट है। इस वक्त हम 18,300 के आसपास है, और वहाँ पर नेक टू नेक फाइट है। थोड़ा सा यहाँ पर बुल्स थोड़ा स्ट्रांग दिख रहे हैं, यहाँ पे आप थोड़ा सा डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, और उसकी वजह क्या है कि आज मार्केट ग्रीन पे थे। लेकिन इसके बाद से देखिए क्लियरली यहाँ पर बेयर्स का डोमिनेशन है। तो इस पिक्चर को देखकर अभी कुछ हमें खास क्लैरिटी नहीं दिख रही है कि मार्केट किस तरफ जाएगा। आगे हम जब चार्ट को देखेंगे तो वहाँ से हमें कुछ क्लूज मिलेंगे। मोटा मोटा यहाँ पर थोड़ा सा माइनर बुलिश बायस हमें देखने को मिल रहा है। अब आइए ज़रा पुट कॉल रेशियो की एक एनालिसिस करते हैं। तो वंस अगेन ये चार्ट अगर आप हमारा पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको थोड़ा बता दूं कि इसमें जो रेड लाइन है ये आपका स्पॉट प्राइस है, निफ्टी स्पॉट प्राइस। ये जो ब्लैक लाइन है ये पुट कॉल रेशियो है, यानी कि पुट का ओपन इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय कॉल का ओपन इंटरेस्ट, और ये जो ब्लू लाइन है ये इसका एवरेज है। क्योंकि पुट कॉल रेशियो में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है, तो अक्सर हम उसका एवरेज निकाल कर उसके ट्रेंड को देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आइए एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पर देखिए, अगर इस पॉइंट से अगर आप देखिए तो हमें क्या देखने को मिलता है।
हमें देखने को मिलता है पुट कॉल रेशियो इज गोइंग अप एंड स्पॉट इज ऑल्सो गोइंग अप, विच इज अ नेचुरल कोरिलेशन बिटवीन द टू। जब भी स्पॉट प्राइस बढ़ना चाहिए तो पुट कॉल रेशियो भी बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर आप एवरेज को देखें, एवरेज में हमें क्या दिखता है, एक डाइवर्जेंस दिखता है। यहां पर आप देखिए स्पॉट प्राइसेस आर गोइंग अप एंड एवरेज ऑफ पुट कॉल रेशियो इज गोइंग डाउन। तो जिस तरीके से मार्केट बढ़ रहा है उसे ऑप्शंस मार्केट की पोजीशंस उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा एक वीकनेस हमें इंडिकेट करता है। अगर आप पास्ट में भी देखिए, इसको देखिए, यहां पर आप देखिए स्पॉट प्राइसेस आर गोइंग अप एंड योर पुट कॉल एवरेज रेशियो इज गोइंग डाउन, और उसके बाद क्या होता है, हमें एक यहां पर फॉल देखने को मिलती है। तो थोड़ा सा यहां पर डेटा जो है लिटिल वीकनेस वी आर सीइंग हियर, तो थोड़ा ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर बुलिश सेंटिमेंट्स हमें ऑप्शंस मार्केट में देख रही है। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए मार्केट अभी ऑल टाइम हाई के आसपास घूम रहा है, लेकिन ऑप्शंस मार्केट की जो पोजीशंस हैं उसको उस तरीके से सपोर्ट नहीं कर रही हैं। तो आइए थोड़ा चार्ट को हम देखते हैं। पहले बैंक निफ्टी का चार्ट को हमें देखते हैं। तो दोस्तों लास्ट टाइम मैंने आपके साथ क्या शेयर किया था कि हमें बैंक निफ्टी में सेलिंग के इंडिकेशन मिल रहे हैं, हमारे एल्गोज ने सेल दे दिया है और हमने लेवल्स आपके साथ शेयर किए थे 43,820, आपको हमने वो 17th के वीडियो में शेयर किया था। और अब देखिए हमने जो लेवल्स आपको दिए थे उसके बाद हमें अच्छी खासी गिरावट भी हमें देखने को मिली। तो अगर उस दिन हमारे लेवल्स को आपने फॉलो किया होगा तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर एक प्रॉफिट बनाने का मौका मिला होगा। और उसके बाद हमें वापस से जो है निफ्टी, बैंक निफ्टी के प्राइजेस ऊपर जाते हुए दिखे, तो मैंने ये कहा था कि इस लेवल के ऊपर हमें पोजीशंस को होल्ड नहीं करना है। तो अभी आगे हमें क्या करना है, तो दोस्तों वंस अगेन ये लेवल्स को ही हमें फॉलो करना है। हमारे एल्गोज अभी भी जो है सेल मोड पर ही चल रहे हैं। बैंक निफ्टी में हमारे एल्गोज सेल दे रहे हैं, उसके हिसाब से हमें सेल में जाना है क्योंकि वी डोंट फाइट आवर एल्गोज, और लेवल हमारा यही रहेगा। इस लेवल के नीचे ही हमें शॉर्ट पोजीशंस को कैरी करना है। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो जाने दीजिए, मैं प्रेफर नहीं करूंगा ऊपर जाते हुए मार्केट में लॉन्ग पोजीशंस बनाना बैंक निफ्टी में। बट इफ दिस लेवल इज ब्रोकन एंड प्राइसेस आर सस्टेन लेट्स से 5 to 10 मिनट्स, तो हमें शॉर्ट करने का देखना चाहिए। तो इस लेवल के आसपास थोड़ी फ्लक्चुएशन होगी क्योंकि एक बहुत ही की लेवल है, और जैसा भी मैंने आपको पहले बताया कि इतने राइज के बाद मार्केट जो है ऑटोमेटिकली एक बार नीचे नहीं जाएगा, वो वहाँ पे थोड़ा फ्लक्चुएट करेगा, थोड़ा वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा क्योंकि वहाँ पर पोजीशंस की अदला बदली होती है और फिर हमें वहाँ पर एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल हमें इस लेवल को फॉलो करना है अगर हम शॉर्ट पोजीशंस बनाने चाहते हैं। लेकिन दोस्तों इस लेवल पर वॉलेटिलिटी होगी तो इट्स प्रेफर्ड कि आप जो है हेज्ड पोजीशंस ही बनाएं, नेगेटिव पोजीशंस हमें इस लेवल पर थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। अब आइए अगर निफ्टी की बात करें, निफ्टी में हमें क्या दिखता है, तो दोस्तों ये एलियट वेव में काफ़ी टाइम से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि यहाँ पर हमें वेव 1 देखने को मिलता है, यहाँ पे हमें वेव 2 देखने को मिलता है, और इसके बाद एक लंबा हमें वेव 3 देखने को मिलता है। और यहाँ पर हम क्लियरली आप देख सकते हैं कि वेव 3 ने यहाँ पर 18,455 के आसपास वेव 3 कंप्लीट कर लिया है, और ये यहाँ पर हमें वेव 4 दिखता हुआ मिल रहा है। और वेव 4 के बाद क्या होता है, एक रिवर्सल होता है एंड मार्केट जो है वेव 3 के हाई से ऊपर जाता है और लगभग वैसा ही बनता हुआ हमें दिख रहा है। तो जो फाइनल वेव होता है वेव 5, उसकी कोई गारंटी नहीं होती है कि वो बनेगा ही बनेगा। शॉर्ट टर्म के चार्ट्स में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि वो नहीं भी बनता है। लेकिन अगर हम एक मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक सिचुएशन के हिसाब से देखें तो वहां पर अगर फिफ्थ वेव जो फाइनल वेव बनता है तो वो क्या टॉप बनाएगा, तो वो करीब 18,900 ये लेवल के आसपास टॉप बनाएगा। इससे पहले जब हमने वेव एनालिसिस की थी तो वहां पर हमें 19,100 का जो है टॉप देखने को मिल रहा था। अब जो है थोड़ा टॉप में हमें गिरावट होती हुई दिख रही है क्योंकि हमें समय से पहले जो है वेव 4 हमें यहाँ पर देखने को मिल गया। तो इस वक्त ये टॉप बनकर आ रहा है। तो अभी हमारे एल्गोस की अगर बात करें तो निफ्टी अभी भी बाय मोड पर ही चल रहा है और ये यहाँ से थोड़ा और भी ऊपर जा सकता है। लेकिन मोटा मोटा अगर हम देखें तो हम टॉप के आसपास ही है। हालांकि यहाँ से अगर आप देखिए तो 80,300 से 900 तक जाने में करीब 600 पॉइंट हैं, लेकिन रिस्क भी उतना ही है
क्योंकि वेव 5 को वो कहाँ पे जाकर कंप्लीट करेगा ये अभी अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल है। तो अगर हमें निफ्टी में पोजीशन बनानी है तो निफ्टी को अभी फिलहाल हमें बिल्कुल शॉर्ट नहीं करना है, क्योंकि हमारे एल्गोज अभी बाय मोड पे ही चल रहा है। तो निफ्टी में अगर फ्रेश लॉन्ग्स हमें जाना है तो कहाँ जाना है, 18,380 इस लेवल को क्रॉस करने के बाद हम जो है लॉन्ग पोजीशंस निफ्टी में बना सकते हैं। और हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, 18,320। और ये लेवल मैंने आपको पहले भी शेयर किया था कि इस लेवल के ऊपर हमें बाय मोड पर ही रहना है निफ्टी में। तो क्लियरली 18,380 इज अ की लेवल जिसके ऊपर मार्केट हमें और भी थोड़ा ऊपर ले जा सकता है, और बेस्ट ऑप्टिमिस्टिक सिचुएशन के हिसाब से हमें ऑल टाइम हाई पर भी ले जा सकता है। लेकिन हमें इसको टाइट स्टॉप लॉस रखना है, क्योंकि बैंक निफ्टी हमारा सेल के मोड पे चल रहा है। तो वहां पर अगर बड़ी गिरावट आती है तो निफ्टी भी बहुत तेजी के साथ नहीं बढ़ पाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।